हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। अरे बोल दो, पैसे नहीं लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज अपन आरटीपी डिस्कशन के लिए इकट्ठे हुए हैं एक बार। तो रिवीजन टेस्ट पेपर नवंबर 21 के लिए बात करेंगे। अब बेटा देखो, नवंबर 21 वाला जो इनकम टैक्स का रिवीजन टेस्ट पेपर है, अभी मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। जीएसटी वाले के लिए अपन वापस बात करेंगे। जो इनकम टैक्स का रिवीजन टेस्ट पेपर है वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ और कह देता हूँ कि पिछला वाला आरटीपी भी आप सॉल्व करके जाएं। मतलब कम से कम 2 आरटीपी तो सॉल्व करनी है आपको। एक तो अभी लेटेस्ट वाला आपका हो गया और एक लास्ट वाला भी करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन आरटीपी में से बैठ जाते हैं। तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा अगर आप 2 आरटीपी तो कम से कम सारे क्वेश्चन देख ही जाए। चलिए, तो इस आरटीपी नवंबर 21 की आरटीपी में देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन है 10 जो दिए हुए हैं इन्होंने, और इसके बाद इन्होंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि ऑलरेडी सॉल्व है, आरटीपी में ही सॉल्व है। अब आपको ये लगेगा कि सॉल्व वाले तो हम खुद ही देख लेंगे, सॉल्व वाले में तो कोई दिक्कत आती नहीं है क्योंकि आंसर सामने पड़ा है और सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, तो नया तो कुछ है नहीं इसके अंदर। बस एक क्वेश्चन है जो कि मेरे को लगता है कि अगर मैं आपको करा देता हूँ तो आपका पूरा इनकम टैक्स रिवाइज हो जाएगा। टोटल इनकम का एक क्वेश्चन है, तो मैं एमसीक्यू के ऊपर बाद में आता हूँ। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ पहले, और वो क्वेश्चन नंबर 14 है। अगर आपके पास आरटीपी का पीडीएफ फॉर्मेट हो तो आप क्वेश्चन 14 पे पहले ध्यान देंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, ए टू जेड जो भी कानून इसमें लगता है। और बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए ही मैं ये क्लासेस वगैरह लेता रहता हूँ, तो अगर आपका कोई वीडियो डल रहा है तो कम से कम हमारा तो प्रचार कर दिया करो। वीडियो देखते हो तो लाइक तो कर दिया करो, डिसलाइक मत करा करो प्लीज़। लाइक कर दिया करो ताकि हमको भी अच्छा लगे कि भैया बच्चे थोड़ा तो साथ दे रहे हैं। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बहुत साथ दिया करो टीचर्स का भी, तभी तुम्हारा भी अच्छा होगा। चलिए, तो अब चालू करते हैं क्वेश्चन 14। डेटा पे ध्यान देना, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पूरा इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है, तभी मजा आएगा। सारा इनकम टैक्स जिसने पढ़ा हुआ है। चलिए, तो मिस्टर धीरज है, 48 ईयर्स इनकी एज है, रेसिडेंट इंडियन है। आपको ये अपनी ईयर एंडेड 31 मार्च 21 की इनकम बता रहे हैं। दैट इज कौन सा साल हो गया ये आपका, वही जो आपका काम का है, दैट इज 2021। तो 2021 में इन्होंने क्या क्या करा ये आपके सामने पेश है। फर्स्ट पॉइंट, ही ऑक्यूपाई ग्राउंड फ्लोर ऑफ हिज रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ऑक्यूपाई ग्राउंड फ्लोर ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड हैज लेट आउट फर्स्ट फ्लोर ऑफ रेसिडेंशियल यूज एट एन एनुअल रेंट ऑफ 334। याद करो, पहली इनकम ही आपको पता पड़ गया कौन से हेड की है ये, एचपी हेड की। और मकान कौन से टाइप का पता पड़ गया, ग्राउंड फ्लोर में आप रहते हो और ऊपर वाले फ्लोर किराए पे दिया हो, तो पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट, बराबर है। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हिस्सा है उसकी एनएवी आपको पता ही है, 0 होगी। और जो लेट आउट है उसका आपको एनुअल रेंट दे दिया है 334। इस एनुअल रेंट को आप जीएवी बोलोगे। और इसमें से अब देखो, म्यूनिसिपल टैक्स आपका दे रखा है 30,000, जो अपन लेस कर देंगे। दोनों फ्लोर का साइज इक्वल है, इजी इनकम है, कोई ज़्यादा इसमें टिपिकल बन लगता नहीं है। क्या आगे बढ़ूँ? बोलो यार जल्दी। अगला हमारे सामने है, एज पर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक ही पेड 1,80,000 एज इंटरेस्ट एंड 95,000 प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। बढ़िया बात है। तो आपको अगली जानकारी भी एचपी की दी हुई है इन्होंने। आपको 1,80,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया है अपने हाउसिंग लोन का इसी मकान के लिए, और 95,000 प्रिंसिपल रीपेमेंट भी करा है। ये लोन आपने 2014 से लिया हुआ था। तो याद करो बेटा, जो 1,80,000 का इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन तो एचपी हेड में सेक्शन 24 में ले लेंगे, बोल दीजिए। और जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है, बता सकता है कोई कहाँ पे डिडक्शन लेंगे इसका? 80C जीटीआई में से इसका डिडक्शन ले लेंगे, आपको पता ही अच्छी तरह से। इसके बाद है अगले सामने आपके सामने, ही ओन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, विच हैज कमेंस ऑपरेशन ड्यूरिंग ईयर 18-19, ठीक है। टोटल टर्नओवर ऑफ द अंडरटेकिंग वर 400 लाख विच इंक्लूड 120 लाख फ्रॉम एक्सपोर्ट टर्नओवर। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 10AA। 10AA आपको याद होगा अच्छी तरह से। SEZ अगर एक्सपोर्ट टर्नओवर से कोई पैसा कमाती है तो उसका कुछ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है, याद है? पहले 5 साल तक 100%, अगले 5 साल तक 50%।
और उसके अगले 5 साल तक 50%, और SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर करा विच एवर इज लेस। 10AA सेक्शन याद आ रहा है क्या? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये कौन सा एग्जाम्शन वाला टॉपिक जो लेक्चर था आपका उसके अंदर था ये रेसिड्यूरी टॉपिक, पता नहीं कहाँ पे कौन से लेक्चर में था ये। अरे 10AA याद आया क्या किसी को? पढ़ना चाहिए आपको, अब पता नहीं, मेरे को नहीं पता किसने क्या देखा हुआ है। तो 10AA सेक्शन की सारी क्राइटेरिया पूरे करता है। तो अब ये जो इनकम इसने कमाई है, देखो 400 कितने की इनकम इसने कमाई है? इनकम इसकी बेटा 45 लाख की दिख रही है, ये BNP की इनकम है। पर इस 45 लाख रुपए में से कुछ इनकम वो 10AA में डिडक्शन ले सकता है, जो हमको ध्यान रखना पड़ेगा आगे। आगे फोर्थ पॉइंट आपको दिया हुआ है, ही एम्प्लॉयड 20 न्यू एम्प्लॉय फॉर द सेड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में इसने 20 नए कर्मचारी रखे। यहाँ पे आपको नोट करना चाहिए ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग 1819 से चालू हो गई थी, हम खड़े 2021 में। नया एम्प्लॉय याद करो, GTI का डिडक्शन होता था 80JJA करके। अगर आप कोई नई एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अपॉइंट करते हैं तो उसकी जो भी एम्यूलमेंट्स होते हैं आप उसका 30% का डिडक्शन ले सकते हैं। क्या याद आया आपको? कोई कुछ बोलता तो है नहीं, आ गया होगा लेटेस्ट पढ़ रखा है तो, यानी कि पूरा कोर्स हो गया तो याद आनी चाहिए। तो वहाँ पे आपका 80JJA करके सेक्शन हुआ करता था GTI के डिडक्शन में, तो वो शायद यहाँ पे काम आ जाएगा। तो इसने 20 नए एम्प्लॉय अपॉइंट करे ईयर 2021 में ही, तो ध्यान रखना 2021 में नए एम्प्लॉय अपॉइंट करें तो 80JJA का डिडक्शन मिल जाएगा 2021 में। इस 20 में से 12 एम्प्लॉय इसने 1 मई 2020 को अपॉइंट करे जिनका अम्यूलमेंट 18,000 रुपये है। अगर आपको याद आए तो नए एम्प्लॉय की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी उसमें मैंने आपको कहा था कि कुछ एम्प्लॉय को नया नहीं मान सकते। कौन से एम्प्लॉय को नया नहीं मान सकते? उसमें याद करो, जिनकी एम्यूलमेंट 25,000 पर मंथ से ज्यादा होता है उसको नया नहीं मानते। अब यहाँ पे नोट करना कि ये जो 12 एम्प्लॉय हैं 20 में से इनका एम्यूलमेंट मंथली वाला 18,000 रुपये का है, जो 25 से कम है या नया मान सकते हैं। इसके साथ अगर आपके सामने एक और चीज होती हो तो वहां पे हमने एक पॉइंट देखा था कि अगर कोई एम्प्लॉय लेस देन 240 डेज वर्क करते हैं तो उनको भी नया नहीं मानते। तो अगर आप इधर नोट करेंगे तो देखो इन एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट हुआ 1 मई 2020 से हुआ है, और 1 मई 2020 से अगर 31 मार्च 2021 तक का आप टाइम गिने तो 240 दिन से ऊपर हो रहा है क्या? एक बार चेक कर लो। क्योंकि नए एम्प्लॉय की ही एम्यूलमेंट का 30% का डिडक्शन है, तो अगर नया नहीं बनेगा तो फिर अपन को ध्यान देना पड़ेगा। तो नया बन जाएगा क्या? देख लो 1 मई से 20 से 31 मार्च 21 240 से ऊपर हो जाएंगे दिन। कैलकुलेशन तो बोल दिया करो कम से कम, है ना? तो ये हो जाएंगे तो ये नया बन जाएगा, क्योंकि 25 से कम भी है तो 12 तो नए बिल्कुल बन गए। बाकी के जो 8 हैं उनका अपॉइंटमेंट 1 अगस्त 20 को हुआ है और 12,000 रुपये की एम्प्लॉयमेंट में हुआ है। 12,000 नंबर तो सही है, 25 से नीचे ही है। एक बार इनका भी टाइम देख लीजिए, 1 अगस्त 20 से 31 मार्च 21 240 से ज़्यादा ही हो रहे हैं क्या? ये भी कंफर्म कर लीजिए, ये भी हो रहे हैं 240 से ऊपर। 1 अगस्त 20 से 31 मार्च 21 240 हो जाएंगे, देख लो एक बार, लेस देन तो नहीं हो रहे? अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने हो जाएंगे। अरे डन है, तो दोनों ही हो जाएंगे, तो दोनों नई की कैटेगरी में आ जाएंगे, तो आराम से 80JJA का डिडक्शन लेंगे। ये पहली बार बेटा मैंने कोई क्वेश्चन देखा है RTP में और इंस्टीट्यूट के अंदर जिसमें 80JJA को यूज करवाया इन्होंने, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफी सालों से 80JJA का कोई यूज नहीं करवा रहे थे, पूछते ही नहीं थे, तो RTP में दिया है, शायद इस बार 80JJA से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इसके अलावा इसको 30,000 और 45,000 का इंटरेस्ट मिला है सेविंग बैंक डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट से। तो सेविंग अकाउंट से 30 का ब्याज मिला है, FD से 45 का ब्याज मिला है। दोनों इनकम आई उसमें मैं डालूंगा, पर सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट के लिए आपको पता हो तो 80 डबल TTA का डिडक्शन मिलता है मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का। याद आया क्या आपको? सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट उम्र बेटा देखो इसकी 48 ईयर है, तो वो TTV वाला नहीं मिल पाएगा। TTV वाला वो 50,000 वाला होता है। एक बार यस नो तो बोल दिया करो। तो ध्यान रखना, इनकम भी मैं जोड़ूंगा और साथ में 80 TTA का डिडक्शन भी मैं लूंगा इस केस में। नेक्स्ट आपके सामने छठा पॉइंट दिया हुआ, ही सोल्ड हिज वेकेंट लैंड ऑन 1 फरवरी 2020 फॉर 13 लाख। तो लैंड बेची है तो कैपिटल गेन की इनकम होने वाली है, तो साफ दिख रहा है। तो 13 लाख रुपए में इसने अपनी जमीन बेची है, और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वाज 14 लाख। तो बेची 13 लाख रुपए में, स्टाम्प वैल्यू इसकी 14 लाख रुपीस की है।
फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2001 वाज रुपीज 4.8 लाख। अच्छा, 1 अप्रैल 2001 के पहले का आइटम है, तो फेयर मार्केट वैल्यू 4.8 लाख है। उसी दिन की स्टाम्प वैल्यू 4 लाख है। लैंड वाज अक्वायर्ड बाय हिम ऑन 15,997 फॉर 2.8 लाख। तो 1401 के पहले का लैंड है, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट होता है, एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401 विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे आप देखें एक्चुअल कॉस्ट है 2.8 और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401 आपके सामने दिया हुआ है 4.8, विच एवर इज हायर होता है 4.8 वैसे तो। पर याद करो एक अमेंडमेंट आपको मैंने बताया था जहां पे मैंने कहा था कि किसी भी हालत में फेयर मार्केट वैल्यू जो 1401 की होगी वो स्टाम्प वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। 1401 की अमेंडमेंट हुआ था। एक बार बोल नहीं रहे हो तो टाइप ही कर दो, याद आया गया आपको? यस नो लिख दीजिए। तो 4.8 लाख रुपीस स्टाम्प वैल्यू है, पर 1401 की स्टाम्प वैल्यू आप सॉरी मार्केट वैल्यू है, पर 1401 की स्टाम्प वैल्यू 4 ही है। तो आपको 1401 की फेयर मार्केट वैल्यू 4.8 लाख नहीं पकड़नी है, 4 लाख ही पकड़नी है। ध्यान रखना, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1401 नाउ कैन नॉट एक्सीड स्टाम्प वैल्यू एज ऑन दैट डेट। तो इसीलिए अब फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगी 1401 की 4.8 नहीं, आप 4 ही लोगे और एक्चुअल कॉस्ट आपके सामने आ जाएगी जो कि दे रखी है 2.8। तो विच एवर इज हायर, तो कॉस्ट आपको 4 लाख पकड़नी है यहाँ पे, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 12,000 का खर्चा हुआ था, तो कॉस्ट में जुड़ जाएगा, तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो यानी कि कॉस्ट एक्चुअल में 2.8 नहीं है, 2,80,000 प्लस 12, तो कॉस्ट एक्चुअल में ये हो जाएगी 292। पर अगेन आप जब 292 को कंपेयर करेंगे तो फाइनल आंसर तो वही 4 लाख ही आने वाला है। सीआई नंबर आपके सामने दिया हुआ है, इन्होंने 2021 का 301 है और बाकी 100 है। इसके बाद इन्होंने दे रखा है ही पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 49,000 टूवर्ड LIC पॉलिसी ऑफ हिज सन हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। LIC प्रीमियम का डिडक्शन 80C में मिलता है, और 80C में LIC प्रीमियम किसके नाम पे ली जा सकती थी? खुद के नाम पर ली जा सकती है, बीवी के नाम पर ली जा सकती है, और एनी चाइल्ड के नाम पर ली जा सकती है। तो इसका डिडक्शन बिल्कुल मिल जाएगा 80C में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भले ही बेटा जो है वो डिपेंडेंट नहीं है तो भी 80C में छूट बिल्कुल मिल जाएगी। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम, ठीक है, एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इन द मैनर, अब देखो ध्यान से क्या लिखा है, मैनर सो दैट ही कैन मेक मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स। अब याद करो मैंने आपको बोला था कि अब आज AY 21-22 से आपके पास एक ऑल्टरनेट वे ऑफ पेइंग द टैक्स भी आ गया, 115 BAC सेक्शन आ चुका है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके से टैक्स निकालना है, नॉर्मल टैक्स भी कैलकुलेट करना है और 115 BAC वाला टैक्स भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें वो टैक्स देना है जिससे कि उसका मिनिमाइज हो सके टैक्स लायबिलिटी। तो जब इस प्रकार की लैंग्वेज आ जाएगी, मतलब आपको दोनों प्रकार से टैक्स कैलकुलेट करके अपना फाइनल जजमेंट देना है कि कौन सा टैक्स इसे देना पड़ेगा। इनकम निकालने का तरीका तो नॉर्मल रहेगा, पर टैक्स कैलकुलेशन में हमें 115 BAC में भी जाना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी टोटल इनकम के साथ करते हैं। वैसे तो सॉल्व है नीचे, पर फिर भी अपन एक बार अपना प्रैक्टिस करने के लिए पूरा लिखा पढ़ी करके देखते हैं कि क्या करते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन में कौन कौन से हेड्स की इनकम है ये जज कर सकेंगे आप? HP की है, कैपिटल गेन की, IOS की, और बेटा BNP की वो है CZ वाली भी है 45 लाख वाली। तो 4 हेड की इनकम साफ दिख रही है मेरे को, BNP में भी आएगी वो 45 लाख की इनकम है एक। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले HP के साथ। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, आप चाहो तो एक वर्किंग नोट बना लो HP की इनकम का और इधर आके सीधे वो लिख दो या डायरेक्टली कर दो, जैसे आपकी इच्छा है। तो मैं भी HP से शुरुआत करता हूँ। तो HP में देखा जाए तो इसके 2 मकान है, यानी कि सॉरी एक मकान है जिसकी 2 फ्लोर्स है। तो एक लेट आउट वाला है और एक आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो मैं पहले लेट आउट वाले का हिसाब किताब करता हूँ। लेट आउट वाले का एनुअल रेंट कितना दिया हुआ है? तो GAV लिख देता हूं मैं 3,34 कितनी बोली आपने? तो आपको पता ही है कि रेंट को GAV बोल देते हैं, सबको पता होगा ये अच्छी तरह से। तो 3,34,000 आपकी होगी GAV। इसमें से बेटा माइनस होता है म्युनिसिपल टैक्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअल में। तो क्वेश्चन में हमारे सामने म्युनिसिपल टैक्स गिवन है, और म्युनिसिपल टैक्स जो गिवन है एक बार बताना कितना गिवन है।
30,000 का म्यूनिसिपल टैक्स है, जिसमें से मैं बेटा इधर 15 ही लेस करूंगा क्योंकि टोटल मकान का है वो, जिसमें से आधा ही अपन लेस करेंगे लेट आउट वाला। तो ये आ गई आपकी NAV। कितना रुपए पहुंच गए? 3,19,000। तो NAV आ गई 319, माइनस करेंगे इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन। 3,19,000 का 30% निकाल लीजिए। 95,700 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और माइनस करेंगे इधर से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर आपको दिख रहा हो तो टोटल मिलाकर इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको सेकंड पॉइंट में, कितना इंटरेस्ट एक बार बोलना नंबर? 180 है शायद, 1,80,000 का इंटरेस्ट है। तो 1,80,000 का इंटरेस्ट है पूरे मकान का, इस पोर्शन का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 90,000। कितने बचे? एक 33,300 के आपकी इनकम होगी लेट आउट की। इसी तरह से आप सेल्फ ऑक्यूपाइड की इनकम निकाल लें। सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन की NAV बेटा जीरो होती है, तो जीरो लिख दी मैंने। और इसमें से मैं केवल एक ही माइनस करूंगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट। और सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो भी 90,000 का हो जाएगा, क्योंकि 180 टोटल प्रॉपर्टी का था। तो 90,000 रुपये का इंटरेस्ट मैं लेस करूंगा, पर मैं लिमिट चेक करूंगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट होती है। लिमिट कितने की होती है एक बार लिख के भेज दीजिए जल्दी से, बोल दीजिए। या तो 2 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट हो सकती है इंटरेस्ट की, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता नहीं है। पर यहाँ पे तो 90,000 ही है, और सारी कंडीशन पूरी है 90 2 लाख वाली, तो आराम से 90 में लेस कर पाऊंगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में 90 का लॉस हो जाएगा। तो एक मकान में इनकम है, एक मकान में लॉस है, दोनों को नेट कर सकता हूँ इंटर सोर्स सेट ऑफ, आपको याद होगा अच्छी तरह से। तो फाइनली HP हेड की इनकम आ चुकी है, बताइए नेट करके। 43,300। इजी है, कोई ज़्यादा दम नहीं है, तो इससे तो ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी पहले ही कर रखे हैं। तो 43,300 HP हेड की इनकम है। अगला हेड मेरे सामने आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसमें एक ही इनकम है और वो SEZ यूनिट वाली इनकम है। वो SEZ यूनिट वाली जो इनकम है वो आपके सामने गिवन है, कितने रुपए की? 45 लाख की गिवन है। इनकम में ध्यान दें, अभी डिडक्शन जो 10AA का मिलेगा वो बाद में अपन लेंगे, GTI में से लेंगे उसको आराम से। तो ध्यान रखना, अभी 45 लाख रुपए पूरे लिख दो, फिर 10AA का डिडक्शन अपन बाद में लेस करते हैं। 10AA में कितना डिडक्शन मिलेगा। अगला हेड है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में प्लॉट का सेल कंसिडरेशन बोल दीजिए। प्लॉट का नेचर लॉन्ग टर्म है तो LTCJ आएगा, ये तो पता ही होगा आपको। तो सबसे पहले सेल कंसिडरेशन बोल दीजिए। सेल कंसिडरेशन कितने में बेचा है प्लॉट? प्लॉट बेचा है बेटा हमारा 13 लाख, 13 लाख में। पर अगर आपको यहाँ पे ध्यान हो तो इस प्लॉट का स्टाम्प वैल्यू भी दिया हुआ है। स्टाम्प वैल्यू देखना कितना है बेचने के टाइम पे? 14 लाख है। अब याद है आपको कानून 50C वाला, अगर स्टाम्प वैल्यू ज्यादा है तो स्टाम्प वैल्यू को सेल प्राइस बनाएंगे, पर उसके लिए आपको पहले 110% देखना है। याद करो, ये तो मेन कानून था आपका। तो अगर आप 13 लाख का 110% करोगे तो कितना आ रहा है? 14,30,000। तो स्टाम्प वैल्यू उससे कम है, इसीलिए एक्चुअल सेल प्राइस को ही सेल प्राइस बनाऊंगा। बोल दो यस और नो, 13 लाख लिख दूं? स्टाम्प वैल्यू को सेल कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, क्योंकि स्टाम्प वैल्यू ज्यादा तो है पर 110 से ज्यादा नहीं है। ये तो बहुत जगह यूज कर रखा है यार, ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा। इसमें से माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट अपन ने ऑलरेडी डिटरमाइन कर ली अभी ऊपर बेटा, कितनी कॉस्ट निकाली थी अपन ने इसकी? 4 लाख। प्रोविजन लगा के अपन ने 4 लाख निकाल ली ऑलरेडी। नीचे नोट में आप लिख देना कि 4 लाख कैसे आए थे आपके। तो 4 लाख रुपीज आपके सामने। सर सैलरी का डिडक्शन नहीं लेंगे क्या BNP हेड में? सैलरी हेड की तो इनकम ही नहीं है, तो मतलब सैलरी का डिडक्शन कैसे लूंगा मैं? नमन, BNP हेड में सैलरी का डिडक्शन? बात समझ में नहीं आई मेरे को। तो 4 लाख रुपीज आपकी कॉस्ट है, इसका इंडेक्सेशन करिए तो ट्रांसफर का ईयर का नंबर 301 है, डिवाइड बाय 100 कितना है ये?
अच्छा, नई एम्प्लॉय की जो अपन ने पेमेंट करा उसका डिडक्शन, तो बेटा अपन को जो 45 लाख रुपए दिए हैं ना, वो अपन अज्यूम कर रहे हैं कि वो सारे कैलकुलेशन के बाद ही है। तो प्रॉफिट का जो अमाउंट दिया हुआ है अपन ये मान रहे हैं कि वो सारे के सारे डिडक्शन के बाद ही हैं, तो बीएनपी के सारे डिडक्शन ले चुके होंगे उसमें। ये अजम्पशन ही लेके अपन चल रहे हैं। 12,04,000 कितना बचा फिर कैपिटल गेन निकालिए, एलटीसी जी 96,000। तो 3 हेड तो ये हो गए। अगला हेड आपके सामने आईओएस है, बताइए इसकी इनकम कौन कौन सी है, तो दिख गई होगी आपको वैसे ही। एक तो शायद इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट की इनकम है, कितनी है सेविंग अकाउंट की ब्याज, 30। और एफडी की ब्याज भी बता दीजिए। टोटल आईओएस की इनकम हो गई 75, जीटीआई तक पहुंची है, कितनी आ गई, कितनी है बोलिए। हाँ ठीक है, इसमें से अब डिडक्शंस लेते हैं। तो बेटा पहला डिडक्शन जो मैं ले रहा हूं, देखो बेटा आप ध्यान रखना, 10AA वाला जो डिडक्शन है वो जीटीआई से लेना, आप ये ध्यान रखना, ये ध्यान रख के चलना हमेशा, 10AA का डिडक्शन अगर मिल रहा है आपको तो वो जीटीआई से ले आप। तो डिडक्शन पहले मैं ले लेता हूँ एक बार, सेक्शन 10AA का ले लेता हूँ, एसईजेड वाला जो प्रॉफिट है। आपको याद हो तो मैंने बोला था कि एसईजेड यूनिट का जो प्रॉफिट होता है उसका केवल एक्सपोर्ट वाला जो प्रॉफिट है वही डिडक्शन के रूप में आप क्लेम कर सकते हो। तो अब अगर मैं देखूं तो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको उस समय भी, फॉर्मूला ये होता था कि आप सबसे पहले देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 45 लाख का प्रॉफिट हुआ है, मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए एक्सपोर्ट टर्नओवर। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर आप देखिए तो कितना है उसमें यूनिट का, एक्सपोर्ट टर्नओवर बोल दीजिए और डिवाइड टोटल टर्नओवर से कर दीजिए। 120 लाख का तो एक्सपोर्ट टर्नओवर है, और उस यूनिट का टोटल टर्नओवर कितना है, 400 लाख। बस ये सिंपल फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से 45 लाख रुपए में से एक्सपोर्ट के कारण कितना प्रॉफिट है वो आ जाएगा। तो निकालिए कितना हो गया 45 लाख का, कितना प्रोपोर्शन है, मतलब 12 लाख रुपए आ गए। देख लीजिए एक बार कितना आ रहा है। तो 1350 का कितना परसेंट, अब कितना परसेंट डिपेंड करता है आप कौन से ईयर पे खड़े हो। अब आप देखो यूनिट कब से चालू करिए, आप चेक करो क्वेश्चन में यूनिट का स्टार्टिंग कब से हो रहा है, 1819। तो पहले 5 साल तक 100% डिडक्शन मिलता है। अब आपको ये देखना है कि आप पहले 5 साल में खड़े हो गया, आपका ईयर है 2021, तो बराबर बिल्कुल आप पहले 5 साल में ही हो, तो इसलिए इसका पूरा 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तो 10AA का डिडक्शन इजीली आ गया इसमें 13,50,000। 10AA बहुत काम का सेक्शन होता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आपने पता नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा लेक्चर ही छोड़ देते बच्चे, पता नहीं पड़ता है। 13.5 लाख का 10AA का डिडक्शन है। इसके बाद आपके जीटीआई के जो डिडक्शन अदर्स मिलते हैं वो वाले में चलते हैं। तो पहला अगर 80C से यू में चलूँ तो पहला 80C मिल रहा है मेरे को, LIC प्रीमियम, वो सन का कुछ करवाया था, कितना रुपए का LIC, बेटे का LIC प्रीमियम कितना है, 49,000। और एक और चीज भूल मत जाना, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना था, प्रिंसिपल रीपेमेंट 95,000। तो 80C का डिडक्शन हो जाएंगे, बोलिए कितने, 1 लाख, 9 और 4 13, 1,44,000 हो रहे ना, 144, 1.5 लाख से कम है, अभी कोई दिक्कत नहीं लग रही मेरे को, मैं पूरे माइनस कर रहा हूँ, याद है 1.5 लाख की लिमिट है 80C की। अगला हमारे सामने जो डिडक्शन मेरे को दिख रहा है कि 80 TTA का दिख रहा था जो बहुत इजी था,
सेविंग अकाउंट का ब्याज 30 है और लिमिट इसमें 10 है, तो 10 की पूरी ले लेता हूँ। और एक मैं लूंगा आपका वो 80 डबल जे डबल ए वाला एडिशनल एम्प्लॉय की कॉस्ट का। तो एक बार आप देखिए, 30% का डिडक्शन लूंगा, किसका लूंगा, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का लूंगा। तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट निकाल लेते हैं एक बार। बताइए, 12 एम्प्लॉय थे, उनकी तनख्वाह क्या थी, 18,000। और कितने महीने तक दी इनको तनख्वाह, शायद उनकी जॉब मई से लगी थी, कब से लगी थी, मई से लगी थी ना, तो 11 महीने तो इनको दे दी। और 8 एम्प्लॉय की तनख्वाह क्या थी, 12,000। और इनको कितने महीने तक दी, अगस्त से मार्च, 8 महीने। तो ये जो नंबर आएगा उसका 30% निकाल लीजिए, वो आपका डिडक्शन आ जाएगा 80 डबल जे डबल ए। सीधे मेरे को नंबर बता दो। ये 9,43,200 क्या इसका आंसर बता रहे हो आप? ये है क्या? चलिए, तो डबल जे डबल ए का डिडक्शन भी आ गया। बस सारे डिडक्शन क्वेश्चन के हो गए। तो ये आगे बेटा आपकी टोटल इनकम। टोटल इनकम तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, इजी है ये कैलकुलेशन। कितनी बची टोटल इनकम? बाईस 67,100। तो आपका जो अगला नंबर आ चुका है, टोटल इनकम तक पहुंच गए आप 22,67,100। चलिए, टोटल इनकम तक पहुंचने के बाद अब मेन खेल चालू होता है आपका टैक्स निकालने वाला कार्यक्रम। तो सबसे पहले बेटा अपन क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ कौन सी टैक्स लायबिलिटी, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, जो आप नॉर्मल करते हो। नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। तो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी में टोटल इनकम है 22,67,100। देखिए बेटा, इस टोटल इनकम में कोई स्पेशल इनकम है क्या? टैक्स निकालना आता है ना आपको? कोई है स्पेशल इनकम? कितने रुपए का? तो 96 के तो टैक्स रेट बेटा 20% की हो गई, निकालना इसका टैक्स कितना हो गया। 19,200। 19,200। बचा हुआ इनकम कितना है? 21,71,000 रुपए बच गए। सॉरी, कितने बच रहे हैं ये, 21,71,100। देख लो एक बार, यही है ना बचा हुआ। इस पे स्लैब रेटो से टैक्स निकाल के सीधे मेरे को नंबर बताओ, मैं स्लैब रेटो से निकाल के बताने वाला नहीं हूँ, आपका काम है ये। स्लैब रेटे अप्लाई करो, 2.5 लाख वाली लग जाएगी, होगी उम्र तो 60 से नीचे ही है। जल्दी करो यार, लेक्चर का टाइम ही ओवर हो जाएगा, क्वेश्चन ही नहीं होंगे। 483030, 482380, इसमें भी अलग अलग निकालोगे क्या? इसका कितना आ रहा है, केवल ये बताओ, 21,71,100 वाला। 46
4830 ये आएगा, बराबर है ये 463830, टोटल कर लीजिए। फोर एट थ्री जीरो इसमें आपको पता ही है, एडजस्टमेंट्स करेंगे तो रिबेट का होगा नहीं, 5 लाख से काफी ज्यादा है, सरचार्ज होगा नहीं, 50 लाख से नीचे है, तो केवल लास्ट एडजस्टमेंट होगा इसमें 4% HEC का। तो 4% निकाल लो, इसका कितना आ रहा है? 4% आएगा ये वाला नंबर, फिर फाइनली आएगा 5,02,351। और आपको पता ही है कि जो टैक्स फाइनली आपका आता है वो मल्टीपल ऑफ 10 में आएगा, तो ये यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। तो 5,02,350 टैक्स हो गया आपका, अभी नॉर्मल जो अपना रेटो से अपन ने निकाला है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया? यस नो टाइप कर दो जल्दी से। चलिए, अब मेन खेल चालू होता है जहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। अब आपको पता है दूसरा टैक्स हमें 115 BSE का निकालना है, वो तो निकालेंगे ही, पर इससे पहले वापस से मेरे को नहीं पता कि क्या आपने करा क्या नहीं करा। एक लेक्चर में मैंने इस वाले नाम के ऊपर बातचीत कर रखी थी, शायद रेसिडरी टॉपिक होगा, AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। किसी ने ये शब्द सुना हुआ है तो एक बार बोल दीजिए। स्नेहा ने तो सुना हुआ है, बाकी लोगों ने भी सुनना चाहिए क्योंकि ये लेक्चर था। अब जो मूर्ख बच्चे लेक्चर भी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं वो तो पागल है, क्योंकि AMT बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो AMT में मैंने आपको कहा था कि जो फर्म होती है, आपके 3 लोगों का टैक्स निकालना होता है बेटा। मैं वापस समराइज कर देता हूँ AMT को, पहले नहीं पढ़ा तो भी इतने से काम चल जाएगा, इतना ही सीख लो आप। वहां पे मैंने आपको कहा था कि आपके 3 लोगों का टैक्स आता है, इंडिविजुअल, HUF, फर्म। जिसमें से इंडिविजुअल HUF तो स्लैब रेट वाले होते हैं, फर्म आपकी फ्लैट रेट वाली होती है। फर्म पे तो ऑलवेज AMT प्रोविजन लागू होते हैं, फर्म पे ऑलवेज AMT प्रोविजन लागू होते हैं। और स्लैब रेट वाले जो बंदे होते हैं उनके ऊपर AMT प्रोविजन तभी लागू होते हैं जब उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर होती है। एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर होती है, ये कानून था उसके अंदर। अब यहां पे जो बंदा है वो बेटा हमारा स्लैब रेट वाला बंदा है, ध्यान रखना। तो AMT प्रोविजन लागू कब होता है? AMT प्रोविजन बेटा तब लागू होता है जब आपने डिडक्शन क्लेम करे हो। कौन से सेक्शंस की? अब सुन लो अच्छी तरह से, जिस भी क्वेश्चन में आपने ये डिडक्शन क्लेम करे होंगे तो AMT लगेगा, वरना नहीं लगेगा, ये याद कर लेना। जिसको याद नहीं अभी याद कर लो। AMT कब लगेगा? जब आपने डिडक्शन क्लेम कराओ, या तो किसका? 10AA का, नंबर 1। जितना इंटर में काम आएगा ना मैं उतना ही बता रहा हूं, बाकी सी जगह भाड़ में। इंटर लेवल की बातें सुन लो। 10AA का क्लेम कराओ, 35AD वाला क्लेम कराओ। 35AD याद है? स्पेसिफाइड बिजनेस। तीसरा 80JJA का क्लेम कराओ, ये जो अभी इंप्लॉय वाला हो गया। नंबर 2 80QQB ऑथर वाला, याद है क्या आपको? 80RRB। बस ये 5 डिडक्शन इंटर में काम के, ये याद कर लो। जिस भी क्वेश्चन में ये डिडक्शन SSE क्लेम करता हो आपको मिले तो AMT लग सकता है, ये याद करने का सीधा सा तरीका। यस नो टाइप कर दीजिए। क्लियर है क्या बात? अब तो इस क्वेश्चन में आप देखो, इसने क्लेम करे हैं डिडक्शन, इसने 10AA भी क्लेम कर रखा है, JJA भी क्लेम कर रखा है, तो इसलिए AMT एप्लीकेबल हो सकता है। पर अब AMT क्योंकि स्लैब रेट वाला है तो तभी एप्लीकेबल होगा जब एडजस्टेड टोटल इनकम इनकी 20 लाख से ऊपर है। अब एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलती है? टोटल इनकम में ये सारे डिडक्शन वापस से आपको ऐड कर देना है, तो एडजस्टेड टोटल इनकम आती है। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन में AMT अप्लाई करूं और इसकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकालूं तो कितनी आएगी? सबसे पहले आप बताइए इसकी टोटल इनकम क्या है? 22,67,100, ये तो सभी को दिख रही होगी। 22,67,100 तो निकाली अभी अपन। इसमें आप वापस से ऐड कर दीजिए वो डिडक्शन जो मैंने बोले, अगर ले रखे हो तो बोलिए इसमें कौन सा डिडक्शन ले रखा है इसने? 10AA का ले रखा था। कितना ले रखा है? 13,50,000। अब यहाँ पे बेटा एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर आनी है, साफ दिख रहा है, अंधे आदमी को दिख रहा है, क्योंकि टोटल इनकम ही 20 से ऊपर है, तो एडजस्टेड टोटल इनकम तो और बढ़ जाएगी, तो AMT पक्का लगना ही है इसके ऊपर। तो 10AA जोड़ दो, और एक और कौन सा डिडक्शन जोड़ दो? JJA वाला जो ले रखा है। नंबर बोलो उसका कितना है? ये जोड़कर जो आती है
इस क्वेश्चन में आ जाएगी आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम। निकालिए कितनी है। ये आगे एडजस्टेड टोटल इनकम, और इसका 18.5% होता है एएमटी। तो इसका 18.5% निकाल के बताइए कितना आ गया। एएमटी की रेट 18.5% होती है। सिक्स लिख देता हूं। तो ये आपका एएमटी है, और इसमें फिर जुड़ जाएगा वही 4% क्या, एचईसी। तो फाइनली लास्ट नंबर बता दो, 4% जुड़ के एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का नंबर कितना आ गया। एट 77402 आ रहा है, जिसको कि आपको पता ही है कि आप क्या लिख दोगे, 87740। तो ये आपका बेटा एएमटी का अमाउंट आ गया, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये आपका कौन सा अमाउंट है, नॉर्मल टैक्स। अब आपको प्रैक्टिकली क्या देना होता है, विच एवर इज हायर देना होता है। तो अब अगर मैं इस बंदे का टैक्स बोलूं, तो इस बंदे का टैक्स कितना बनने वाला है, ये है इसका आंसर अभी तक के लिए, 87740। दिस इज टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड, विच एवर इज हायर देना पड़ेगा। तो ये आ गया है टैक्स, और ये टैक्स बेटा नॉर्मल टैक्स है आपका, क्योंकि नॉर्मल टैक्स के लिए ही आपको विच एवर इज हायर करके देना पड़ेगा। तो ये है आपका नॉर्मल टैक्स देखा जाए तो 87740। अब ये आपका फर्स्ट आंसर आ चुका है। अब चक्कर क्या है कि इस AY 2122 से 115 बीएससी सेक्शन आ गया, उस 115 बीएससी में नई रेट्स और दे दी। तो अब आपको क्या करना है, 115 बीएससी का टैक्स निकालना है, और 115 बीएससी का टैक्स निकालकर इससे कंपेयर करना है, किससे, 877400 से। अगर वो कम आएगा तो वो देना है, अगर वो ज्यादा आएगा तो ये देना है। क्या तरीका समझ में आ गया। अब आपको फाइनली टैक्स की सारी, इसमें सारी चीजें आ गई, इसके अंदर हर चीज इंक्लूड हो गई है जो मैक्सिमम हो सकती है। रेगुलर टैक्स निकला, उस रेगुलर टैक्स का एएमटी से कंपैरिजन हुआ, विच एवर इज हायर आपका रेगुलर टैक्स बन गया। अब उस रेगुलर टैक्स को कंपेयर करो 115 बीएससी के टैक्स से, और फिर विच एवर इज लोअर आपका फाइनल आंसर है। बोल दीजिए आगे बढ़ूं क्या मैं। चलिए, तो अब अगला काम मैं क्या कर रहा हूं, 115 बीएससी का टैक्स निकाल रहा हूं। अपनी अपनी कॉपी खोल के रखिए, 115 बीएससी वाली कॉपी खोल के रखिए अपनी। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 115 बीएसी। अब याद करो 115 बीएसी की जो रेटें हैं, 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख तक 5, ऐसे ऐसे जो वाली रेटें हैं, वो रेटें भी जो आपकी टोटल इनकम है उसमें नहीं लगेगी। उस टोटल इनकम में आपको बहुत सारे डिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे। तो वापस से 115 बीएससी की इनकम निकालते हैं। तो 115 बीएससी की इनकम कैसे निकलेगी, सबसे पहले आप अपनी टोटल इनकम बोलिए कितनी है। 22,67,100। अब आप लिस्ट चेक करिए, मैंने लिखवाई थी आपको, अगर कॉपी हो आपके पास तो उस लिस्ट के हिसाब से ढूंढिए कि ऐसे कौन कौन से डिडक्शन है जो यहां पे छोड़ने पड़ेंगे आपको इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी बकवास को छोड़ दीजिए, बताइए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि अगर 115 बीएससी में आप आओगे तो 10 डबल ए छोड़ना पड़ेगा, बोलिए यस और नो। तो 10 डबल ए का जोड़ दूं एक तो नंबर वापस से, इसमें कितना हो गया बोलो। 10 डबल ए छोड़ना पड़ेगा कि एक बार देख तो लो, लिखाया था मैंने 10 डबल ए छोड़ना पड़ेगा। टेन डबल ए छोड़ दिया, 13,50,000। चेक कर लेना लिस्ट को एक बार। इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको ये कहा था 80C से 80U के डिडक्शन भी छोड़ने पड़ेंगे क्या, पर 80 डबल जे डबल ए ले सकते हैं शायद, ये लिखवाया था मैंने आप। तो
अब यहाँ पे बड़ा ट्विस्ट आ जाएगा। अब आपका 80C से 80U के बीच के डिडक्शन छोड़ने हैं, पर 80JJA नहीं छोड़ना है। तो अब कौन कौन से ऐड करोगे आप? 80C वाला ऐड कर दो एक। तो कितना लिया 80C का? 1,44,000। और 80 की सीरीज में आपने एक और डिडक्शन ले रखा है TTA का, कितना ले रखा है? 10,000। ये ले लो, ये भी छोड़ दिया। JAA छोड़ने की जरूरत नहीं है। और ढूंढो। और आपको पता है, मैंने कहा था आपको छोड़ना पड़ेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के इंटरेस्ट का डिडक्शन। देखो देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट छोड़ना पड़ेगा। ऊपर चेक करो आपकी जीटीआई में, आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड के इंटरेस्ट का डिडक्शन ले रखा है 90,000 का इस क्वेश्चन में। 90 भी छोड़ दो। अब ये सब छोड़ने के बाद बताओ क्या नंबर आ रहा है? सिक्सटी 100। ये है आपकी 115 बीएससी की इनकम। बेटा मैंने उल्टे तरीके से निकाली, आपके सॉल्यूशन में ना अलग तरीके से दे रखा है, नंबर सेम ही आ रहा है। उसमें सॉल्यूशन में क्या पूरी इनकम फिर से निकाल के दे रखी है 38,61,100। आप चेक कर लेना आराम से। आपका कुछ नहीं है, मेरे को तो ये नंबर चाहिए, आप कैसे निकालो उसको जैसे आपको सुटेबल लगे। तो ये है 115 बीएससी की इनकम। अब इसके ऊपर 115 बीएससी की रेटों से टैक्स निकालो। तो चलिए चालू करते हैं। 38,61,100 आपका नंबर आ गया। अब इस वाली में स्पेशल इनकम कितने रुपए की है? एलटीसीजी अगेन स्पेशल है 96 वाला, जो इसमें भी है। उस 96 पे तो अभी भी रेट 20 ही लगेगी। स्पेशल इनकम की रेट 115 बीएससी में भी चेंज नहीं करनी आपको। तो 96 पे अभी भी 20 लगाओ, दैट इज कितना हो गया? 19,200। और बचा हुआ जो अमाउंट बच रहा है, कितना बच रहा है एक बार बताना। 37,65,100। इस पे आप 115 बीएससी की स्लैब रेटे लगाओ। तो जो नॉर्मल स्लैब रेटे की जगह वो वाली 115 बीएससी की स्लैब रेटे लगाओ। और 115 बीएससी की स्लैब रेटों के हिसाब से तो आपको कितने स्लैब तक जाना पड़ेगा? कितने स्लैब होते हैं उसमें टोटल? 2.5 लाख के कितने स्लैब हैं? पहला 2.5 लाख, फिर अगला 2.5 लाख 5% वाला, फिर 2.5 लाख। लास्ट स्लैब कितने रुपए का? अबाउ कितना है? एक्सेस इन एक्सेस ऑफ कितना है बताना इसमें? 15 लाख तक है ना? तो 15 लाख तक के तो टुकड़े करने ही है आपको। 37,65,000 तक जाना है आपको। तो ढाई 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 ढाई, ये 15 लाख हो गए। अबाउ 15 लाख में है क्या? रिमेनिंग रेट क्या है सीन? कितने बच रहे हैं बाकी बताओ? 37,65 में से ये 15 लाख साफ हो गए, तो कितने और बचे? 22,65,100। अब क्या सीन है? पहले ढाई पे 0 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। ये रेटें हैं आपकी इसमें। 5, 10, 15, 20, 25, 30। 12,500 इसका हो गया, 25,000 इसका हो गया। 2.5 लाख का 15% निकालो, 37,500 हो गया। 2.5 लाख का 20%, 50,000 हो गया। 2.5 लाख का 25%, 62,500 हो गए। और 22,65,100 का 30%, 6,79,530। टोटल हो जाएगा आपका ये नंबर बेटा 8,603। सॉरी, टोटल करिए जो सारे टैक्स की कितनी आ रही है, ये वाला और प्लस वो 19,200, ये सबका मिलाकर बोलना।
886230 और इस पे आपका जुड़ जाएगा अब 4% HEC। बताओ 4% जोड़ के फाइनल नंबर क्या आ रहा है? 921679, जिसको कि आप लिख दोगे 921680। ये है 115 BSE का टैक्स। अब आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए, आपका नॉर्मल टैक्स कितना आ रहा था ऊपर 877400 और आपका इधर आ रहा है 921,680। तो इसीलिए हमारा आंसर है हम 115 BSE में नहीं जाएंगे और हम रेगुलर टैक्स पे करेंगे, जो कि आंसर आ रहा है हमारे सामने 877400। तो फाइनली ये टैक्स देना पड़ेगा। इनकम कैलकुलेशन तो ठीक है, इसमें टैक्स कैलकुलेशन के सारे मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो चुके हैं इस क्वेश्चन में, जो हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर नॉर्मली। ये देख लेना, मैं 115 BSE की इनकम बेटा इसी तरह से निकालना प्रेफर करता हूं। मैं टोटल इनकम देखता हूं और टोटल इनकम में वो डिडक्शन जो कि नहीं मिलने चाहिए उसको वापस ऐड कर देता हूं, आंसर आ जाता है। ये जो तरीका मॉड्यूल में यानी जो RTP में दिया हो वो तरीका जोरदार और ज्यादा है, क्योंकि उसमें तो वापस से सारी इनकम निकालो और जैसा आपको ठीक लगे, जैसी आपकी इच्छा हो कर सकते। ये नंबर आना चाहिए बस। चलिए, तो ये क्वेश्चन मेरे को करवाना था मेन, जिसमें सारी चीजें आ गई। बाकी सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन नॉर्मल है, आप आराम से उसका सॉल्यूशन देख के उसको समझ सकते हैं। अब जल्दी से आ जाए MCQ की तरफ। तो MCQ में भी जो मेन है वो केस स्टडी वाले ही है, तो आ जाए केस सिनेरियो में। क्वेश्चन है, मिस्टर अनिमेश एन इंडियन सिटीजन, एज 61 ईयर। उम्र पे ध्यान देना, अगर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आया तो इसकी टैक्स रेट 3 लाख वाली बनेगी। बोल दीजिए। हैज सेट अप बिजनेस इन कनाडा, ठीक है, एंड इज रिसाइडिंग इन कनाडा सिंस 2009। अच्छा, कनाडा में धंधा है, कनाडा में रहता है। ही ओन ए हाउस प्रॉपर्टी इन कनाडा, half of which is used by him for his residence and half is given on a rent converted into INR is rupees 12 लाख per annum। अच्छा, तो इसकी कनाडा में प्रॉपर्टी आदि में तो खुद रहता है और आदि इसने किराए पे दी हुई है, जिसका सालाना किराया 12 लाख रुपए आता है। ही परचेज ए फ्लैट इन दिल्ली ऑन 13/10/2018 फॉर 42 लाख। द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द फ्लैट इज 35 लाख। दिल्ली में फ्लैट है, 42 लाख का खरीदा था, 35 लाख स्टाम्प वैल्यू है। इसके लिए लोन लिया कैनरा बैंक से 34 लाख रुपए का। द इंटरेस्ट ऑन सच लोन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 वाज 314, काम का नंबर है। तो इस लोन का ब्याज बना है साल 2021 का 3,14,000 एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट वाज ₹80,000। ठीक है, प्रिंसिपल रीपेमेंट भी है 80,000। अनिमेश हैज गिवन दिस फ्लैट ऑन मंथली रेंट ऑफ 32,500। तो अनिमेश ने ये फ्लैट किराए पे दे दिया 32,500 में, अप्रैल 2019 से दिया हुआ है। एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ दिल्ली फ्लैट इज ₹40,000। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स मतलब म्युनिसिपल टैक्स है बेटा, ध्यान रखना। विच इज पेड बाय मिस्टर अनिमेश व्हेन ही कम टू इंडिया टू मीट हिज पेरेंट्स। Mr. Animesh visited India for 124 days during the previous year 2021. Before that, he visited in India for 366 days during the year from 1/4/16 to 31/20। ये वाला डेटा से बेटा आपका इसका स्टेटस डिटर्मिनेशन हो सकेगा। तो 20-21 वाला साल हमारा मैंने उस साल ये 124 डेज रहा है और पिछले 4 सालों में देख लो, ये 4 साल के दिन है बेटा 366। क्या क्लियर है? 1/4/16 से 31/3/20, तो 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 4 साल के डेट है ये। बोल दीजिए यस नो। He had house in Ranchi which was sold in May 2017. In respect of this house, he received a arrear of rent of 2,96,000। arrear of rent की टैक्सेबिलिटी सेक्शन 25 है। arrear of rent HP हेड में टैक्सेबल है 70% ऑफ अमाउंट रिसीव, चाहे आप मकान के मालिक हो या ना हो। यस नो बोल दीजिए। इसके अलावा इसकी अदर इनकम है, कनाडा में बिजनेस से प्रॉफिट में कमाया 275 का। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड कमाया कैनेडियन कंपनी का 620, जिसमें से 50% इंडिया में रिसीव हुआ है। तो आपको अगर पता हो तो अगर ये जो बंदा है हमारा, क्या नाम है इस बंदे का यार, अनिमेश, अगर अनिमेश बेटा रेसिडेंट बना तब तो इंडियन फॉरेन दोनों इनकम टैक्सेबल, और अगर ये नॉन रेसिडेंट बना या NOR बना
तो नॉन रेसिडेंट बना तब तो इंडियन इनकम टैक्सेबल, फॉरेन एक भी टैक्सेबल नहीं, और एनओआर बन गया तो इंडियन इनकम टैक्सेबल और फॉरेन एक टैक्सेबल। कौन सी एक टैक्सेबल? फॉरेन। बीएनपी कंट्रोल और सेटअप फ्रॉम इंडिया, है ना। चलते हैं। इनकम फ्रॉम एप्पल ऑर्चिड इन नेपाल गिवन ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड ईयरली कॉन्ट्रैक्ट फीस 5 लाख विच वाज रिसीव्ड इन नेपाल। तो नेपाल में देखा जाए तो मैं अगर इनकम का नेचर देखूँ ना बेटा, तो पहली इनकम बताइए, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा जो दे रखी है वो कौन सी टाइप की इनकम लग रही है? फॉरेन। अक्रू भी फॉरेन, रिसीव नहीं दिया तो रिसीव भी फॉरेन। सेकेंड इनकम जो 6-20 की है उसमें से 3-10 फॉरेन है और 3-10 इंडियन है। बताओ क्यों? बताइए क्यों? 50% रिसीव इन इंडिया दे रखा है। और तीसरी इनकम पूरी की पूरी फॉरेन है, नेपाल में अक्रू हो रही है, नेपाल में रिसीव हो रही है। इसके अलावा ये दिल्ली वाले फ्लैट की जो इनकम होगी बेटा, ये दिल्ली वाले फ्लैट की इनकम इंडियन है क्योंकि फ्लैट दिल्ली में, अक्रू इन इंडिया हो चुका है। इसके बाद इसने और क्या करा, अनिमेश है सोल्ड 10,000 लिस्टेड शेयर ऑफ 4 लिस्टेड शेयर एट द रेट ऑफ 480 पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड। अच्छा, इंडियन कंपनी के शेयर बेचे हैं तो ये भी इनकम तो इंडियन ही होगी। 10,000 शेयर 480 में बेच दिए 15/9/20 को, जो कि इसने 5/4/16 को 100 रुपए में खरीदे थे। एसटीटी पेड हुआ था, याद करो लिस्टेड शेयर एसटीटी पेड होता है तो कैपिटल गेन के लिए सेक्शन यूज होता है 112A। और 31 जनवरी 18 की फेयर मार्केट वैल्यू आपको गिवन नहीं है, उसके लिए आपको 3 नंबर दे दिए, हाईएस्ट प्राइस, एवरेज प्राइस, लोएस्ट प्राइस। अपनी कॉपी खोलिए और बताइए 112A के शेयर का कॉस्ट निकालते वक्त 31 जनवरी 18 का एफएमवी काम आता है। और मैंने आपको बोला था कि एफएमवी अगर ना दी जाए तो क्या माननी होती है, बताइए जल्दी से। जब ईसॉप का वैल्यू होता है तो बेटा फिर मैंने क्या था आपको, क्या था, वही ईसॉप वाले कानून लगेंगे। ईसॉप में आप क्या करते थे, ट्रेडिंग हुआ तो ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करते थे वैल्यू पर क्यूसेट में, याद करिए। और अगर इधर आप आते थे तो आपको पता है एवरेज नहीं करना होता था, केवल कौन सी प्राइस, हाईएस्ट प्राइस। देखो कॉपी में आके खोल के आपको मिल जाएगी। तो अब ये वाले जो फैक्ट्स हैं उससे आपको ये सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व 1 to 5। मेन क्वेश्चन यही है जो कि एमसीक्यू का है। तो सबसे पहले हमें निकालना है मिस्टर अनिमेश का रेसिडेंशियल स्टेटस AY 21/22। चलिए बेटा स्टेटस के कानून में चलते हैं। क्या कहता है स्टेटस का कानून? बेसिक कंडीशन, फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 डेज या ज्यादा इंडिया में रहो। ये कितने दिन रहा है? 122 124 124 से तो ये बेसिक कंडीशन 1 पूरी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, अब यहीं पे बच्चा गड़बड़ करता है, ध्यान से सुनो मेरी बात। अनिमेश कौन है? इंडियन सिटीजन है जो रहता कहां है, कनाडा। तो वो इंडिया विजिट करता है हर साल, इंडिया विजिट करता है। और याद करो जो भी इंडियन सिटीजन प्रीवियस ईयर में इंडिया आते हैं किसी भी कारण से, वो सेकंड बेसिक कंडीशन के एक्सेप्शन में आ जाते हैं। बोलिए सर, सेकंड बेसिक कंडीशन के एक्सेप्शन वाला बंदा है ये। कौन सा एक्सेप्शन है? तीसरा एक्सेप्शन है, इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन के बंदे जो इंडिया आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में किसी भी रीजन से। एक बार यस नो टाइप तो कर दीजिए, जल्दी से बोलिए। ठीक है, फिर आपको याद आना चाहिए इसी में ये जो तीसरे बंदे हैं इनमें एक अमेंडमेंट कराया था मैंने आपको। तीसरे बंदों में एक अमेंडमेंट था कि अगर ये तीसरे बंदों की टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है, किसी को याद आ रहा है अमेंडमेंट? टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है और टोटल इनकम में कौन सी इनकम जोड़नी चाहिए, इंडियन वाली, और फॉरेन वाली अगर हो तो केवल वो बीएनपी कंट्रोल वाली, याद आना चाहिए आपको। तो फिर इनके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन अब नई वाली चेक करोगे आप। सेकंड कंडीशन चेंज कर दी गई है, किसी को याद है कितने दिन हो गए 60 की जगह? हाँ, 120 + 365 चेक करोगे तो अनिमेश उस अमेंडमेंट में कवर हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं इसकी कमाई 15 लाख से ऊपर है, मैंने कर रखी है, बाकी आप एग्जाम में जब करोगे तो आपको भी पता पड़ जाएगा। तो अनिमेश की इनकम 15 से ऊपर है और वो इंडिया आने वाला बंदा तीसरा बंदा है, तो इसीलिए अनिमेश पे वो अमेंडमेंट वाली कंडीशन लागू हो जाएगी, सेकंड वाली। इसीलिए अब आप चेक करो सेकंड बेसिक कंडीशन के हिसाब से 120 से ऊपर हो गया कि नहीं हो गया, चेक करिए। 124 दिन रह रहे तो
अरे एमसीक्यू में तो रफली करना है, इसलिए मैं ऐसे ही करे जा रहा हूँ, कुछ सब जमा नहीं रहा हूँ किसी चीज को। और 365 भी हो गए हैं, लिखा हुआ है पिछले 4 सालों में दिन देखो 366 दिए हुए क्वेश्चन। टाइप कर दो यस नो प्लीज। तो इसीलिए ये बन जाएगा सेकंड, वो अमेंडमेंट वाली कंडीशन पूरी करके आर। और याद करो, अगर वो अमेंडमेंट वाली कंडीशन से आर बनोगे तो ऑलवेज कौन से आर, एनओआर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा आ चुका है, उस अमेंडमेंट का यूज हुआ है, देख लो अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत सारे इसके अंदर। तो हमारा आंसर आ चुका है ये वाला, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, फर्स्ट का आंसर बी है। सही होगा, मैंने देखे तो है नहीं खैर। एक बार आप आंसर लिस्ट चेक करते रहना है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो इजी है, आपको निकालनी है इनकम टैक्सेबल अंडर हेड एचपी इन द हैंड ऑफ मिस्टर अनिमेश। अब बेटा ध्यान रखो, अगर अनिमेश का स्टेटस एनओआर है तो इंडियन इनकम तो टैक्सेबल होगी, पर फॉरेन इनकम केवल एक ही टैक्सेबल होगी। बताओ कौन सी एक? बीएनपी कंट्रोल और सेटअप इन इंडिया। और पूरे क्वेश्चन में बीएनपी कंट्रोल और सेटअप इन इंडिया वाली इनकम ही नहीं है। जो बीएनपी की एक इनकम है वो कनाडा वाला बिजनेस है, और वो कनाडा वाला बिजनेस तो कनाडा में ही चल रहा है, कनाडा ही से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया से है ही नहीं उसका लेन देन। तो यानी कि आपका काम केवल और केवल क्या रहेगा, इसकी इंडियन इनकम पे टैक्स देना है आपको। तो आप फटाफट से ढूंढिए एचपी हेड में इंडियन इनकम कौन से मकान से हो रही है। इंडियन इनकम पे फोकस करना है केवल, क्योंकि इसका एक मकान कनाडा में भी है जिसका किराया आ रहा है, ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है, पर वो यूजलेस हो जाएगा। वो किराया यूजलेस है क्योंकि वो कनाडा का मकान है, अक्रू भी कनाडा, कुछ नहीं दिया तो रिसीव भी कनाडा, वो किराया तो टैक्सेबल ही नहीं होगा इसके लिए। यस नो टाइप कर दीजिए। तो बताइए इंडियन वाला कौन सा मकान है जो इसके लिए टैक्सेबल हो सकता है? दिल्ली वाला। तो पूरा फोकस आप दिल्ली वाले पे करिए, और दिल्ली वाले मकान का क्या करा है ये बताइए, उसने खुद में के लिए रखा है कि किराए पे दे रखा है, चेक करिए। लेट आउट है। किराया बोलिए तो उसका कितना है, एक बार निकालते हैं इनकम दिल्ली वाले मकान की। किराया बोलिए। 32, तो जीएवी आ जाएगी वो 32,500 इंटू 12। हाँ जी बोलिए कितना हुआ ये? 390 माइनस इस मकान का म्युनिसिपल टैक्स बेटा पेड है, लिखा हुआ है, जब इंडिया आता है तो देता है टैक्स। कितना टैक्स दिया है बोलो? 40। एनएवी आ गई 3.5 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलो तो 3.5 लाख का 30%। जल्दी करो यार फास्ट। इतनी देर लगाओगे क्या यार? 3.5 लाख का 30% कितना होता है? 1,05,000। और इसका इंटरेस्ट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो तो इस मकान के लिए इंटरेस्ट कितना है? 3 लाख 314। तो 314 के ऊपर लिमिट तो नहीं है, नहीं 2 लाख वाली लिमिट नहीं लगेगी क्योंकि लेट आउट है, लेट आउट पे लिमिट नहीं होती। तो निकालो इसकी इनकम कितनी है। लॉस आ रहा है ना, लॉस ऑफ 69। 69 आ रहा है क्या? तो लॉस आ रहा है, पर आप गड़बड़ मत करना। इसके अलावा इसकी एचपीएड में एक और इनकम है, इसका एक मकान था जो उसने बेच दिया, उसका अरियर ऑफ रेंट मिल रहा है। देखो वो मकान जो बेचा वो कहां का था?
रांची भी इंडिया में ही है, इंडियन इनकम है वो भी, तो इसीलिए एक और इनकम इंडियन हो जाएगी, वो है अरियर ऑफ रेंट। कितना अरियर ऑफ रेंट मिला है? 2,96,000 का 30%, सॉरी 30 क्यों, 70 टैक्सेबल होता है, 70%। तो एचपी हेड की इनकम आ चुकी है, निकालिए कितनी हुई नेट। 138,200। तो आंसर आ चुका है आपका सेकंड वाला भी, 138,200। आंसर है बी। थर्ड, व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन वुड अराइज इन द हैंड ऑफ मिस्टर अनिमेश इन ट्रांसफर ऑफ शेयर। अब आपने देखा वो शेयर वाली जो इनकम हुई 112 ए वाली में जाएगी, वो भी इंडियन इनकम है क्योंकि इंडियन कंपनी के शेयर थे, तो उस पर भी टैक्स तो लगना ही है, तो आपको वो निकालना है। तो याद करो बेटा, 112 ए का कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मूला होता है सेल माइनस सीधे कॉस्ट करते हैं, इंडेक्सेशन नहीं होता वहां पे 112 ए में। तो मेन तो कॉस्ट निकालते हैं पहले अपन। कॉस्ट क्या होती है याद करिए, बोलिए मैंने क्या कहा था, एक तो स्टेप 1, स्टेप 2, रिचेव इज हायर। स्टेप 1 क्या थी? अरे लिखवा रखा है आपको यार, देख के बोल दो। स्टेप 1 में क्या करना है? शायद एक्चुअल कॉस्ट एक नहीं है, और फिर ए और बी विच एवर इज लेस करना है। अरे बोलते नहीं हो यार तुम यार। एक अमाउंट क्या था, 31 जनवरी 18 की मार्केट वैल्यू निकालो एक तो, जो कि अभी अपन ने देखी हाईएस्ट प्राइस, दैट इज 300 रुपया पर शेयर। बी का मतलब था एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन आप देखो तो कितना है एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, एक शेयर का बता दो। 480। तो पहले आप ए और बी विच एवर इज लेस करोगे, 300 आएंगे, और फिर एक्चुअल कॉस्ट देखोगे कितनी है। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है बताना, कितने में खरीदे थे शेयर? 100। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो कॉस्ट माननी है। तो पहले इन दोनों में से कम करो, और फिर इन दोनों में से ज्यादा करो, तो ज्यादा 300 रुपया आ जाएगा पर शेयर। तो कॉस्ट होगी 300 रुपया पर शेयर, सेल प्राइस आपने बोली 480 पर शेयर, तो मैं सीधी कैपिटल गेन निकाल लेता हूँ, बहुत इजी निकल जाएगा। 480 सेल प्राइस है, 300 कॉस्ट है, और नंबर ऑफ शेयर है 10,000। देखिए कितना आ गया आंसर। 180 रुपया एक शेयर पे ना, 10,000, 18 लाख रुपए की कैपिटल गेन। थर्ड का आंसर है ए, 18 लाख। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम इफ मिस्टर अनिमेश डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीएसई। मतलब आपको नॉर्मली टोटल इनकम निकालनी, 115 बीएसई वाली नहीं निकालनी। तो रेगुलर टोटल इनकम, रेगुलर टोटल इनकम देखिए, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला हेड सैलरी, कोई इनकम नहीं है। एचपी, एचपी में अभी आपने इनकम निकाली वो ऊपर ही एमसीक्यू में सॉल्व करिए ना। एचपी की इनकम कितनी आई थी बेटा? 138,200। ठीक है, इसके बाद बीएनपी। अब बीएनपी में बेटा इसने इनकम तो कमाई है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा, पर वो मैं टैक्सेबल नहीं कर रहा। बताओ क्यों नहीं कर रहा? फॉरेन इनकम है, तो बीएनपी खाली कर देता हूं वापस। कैपिटल गेन में इनकम कमाई है, अभी आपने कितनी कमाई है निकाली ना आपने, 18 लाख। और अब बचा आपका आईओएस। आईओएस में कौन सी इनकम आ रही है बेटा? एक इनकम आईओएस की है जो इसके लिए टैक्सेबल है, बताओ कौन सी वाली? इंटरेस्ट वाली, जो आधी इंडिया में रिसीव हो गई थी। कितने रुपए की हुई आधी मतलब? 310। निकालिए कितना हुआ टोटल। पांचों हेड की इनकम आ गई, मतलब जीटीआई आ गई है। बताइए जीटीआई कितनी आई? यार 22,48,200, और इसमें से ले लो डिडक्शन।
किसी को पता पड़ा पूरे क्वेश्चन में डिडक्शन में क्या मिल रहा है इसको पूरे क्वेश्चन में? 80C, वो लोन का प्रिंसिपल कितना है? लोन का प्रिंसिपल बोलो। बस एक ही डिडक्शन है और कोई डिडक्शन नहीं इस क्वेश्चन में। तो बच गए आपके सामने 2168,200, डी आंसर। पांचवा, व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी। अब टैक्स भी निकालो, पर वापस से देखो कांड कर दिया इन्होंने, सो एज टू मिनिमाइज इज टैक्स लायबिलिटी। तो वही चक्कर है, हमको कौन सा वाला टैक्स चाहिए जिससे उसका टैक्स मिनिमम आए। तो 115 बीएसी तो निकालना ही पड़ेगा, बोल दीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका रेगुलर टैक्स निकालते हैं वापस से। इसमें कोई फॉर्मेट वॉर्मेट नहीं, आप मर्जी है जैसे कर लेना। तो पहले टोटल इनकम कितनी है इसकी, 2168,200 है। चलिए इस पे रेगुलर टैक्स निकालते हैं पहले। 2168,200 पे टैक्स निकालोगे तो स्पेशल इनकम है क्या इसमें, कुछ बताइए जल्दी से बताइए। वो 112 ए वाला कितना है, 18 लाख। यार ऐसा लग रहा है मैं खुद ही टाइम पास खुद के लिए कर रहा हूँ यार। यस नो टाइप ही कर दो जल्दी से। 112 ए वाला स्पेशल है 18 लाख। याद है 112 ए की टैक्स रेट 10% पर इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। तो 1 लाख घटाओ। अब देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर रखा है, 1 लाख ऊपर घटा के नीचे लिख दिए, याद है आपको? ऐसा अपने बात पहले भी उठ चुकी है अपनी। तो मैं वापस से कह रहा हूं कि मैं जो करता था वही करिए, मतलब कि आप क्या करिए, ऊपर पूरी लिखिए और जब टैक्स निकाल रहे हो तो उसमें से एक घटा दीजिए। ये पहले भी मैं ऐसे ही करता था मैं। यस नो बोल दो यार प्लीज, ऐसे ही सिस्टम फॉलो करिए प्लीज। ऊपर पूरे लिख दीजिए जितने कमाए, उसमें से एक मत माइनस करिए, पर जब टैक्स निकल रहा है तो उसमें से एक माइनस करिए। तो टैक्स बनेगा 17 लाख का 10%, 170। अब 2168,200 में से 18 अलग हो गए, 17 मत अलग करना, 18 अलग हो गए तो बचे हुए कितने? तीन 68,200 पे टैक्स निकाली तो स्लैब रेटों से जल्दी से फास्ट करिए, स्लैब रेटे लगाओ। हाँ तुम बता दो सीधे नंबर, मैं निकल लेता हूँ। एक बार टाइप करके भेज दो यार जो भी है। स्लैब रेटों से 368,200 पे टैक्स कितना बनेगा, 5910। बिल्कुल ठीक है। टोटल टैक्स हो गया 175910। और इसमें अब आपको एडजस्टमेंट करना है। रिबेट का होगा नहीं, 5 लाख से काफी ऊपर है। सरचार्ज होगा नहीं, तो आपको 4% HEC लगाना है। 4% जोड़ जुड़ा के फाइनल आंसर बता। 1,82,950, ये आपका रेगुलर टैक्स है। बेटा क्वेश्चन बनना चाहिए था तुम्हारा इसके अंदर कि सर उम्र तो 60 साल है, आपने 3 लाख वाली रेटों की जगह 2.5 लाख क्यों लगा दिया? कोई जवाब दे सकता तो टाइप करो ना, क्यों लगाया मैंने 3-2.5 लाख? 3 लाख लगाना चाहिए था ना सीनियर सिटीजन पे तो। किसी को पता है सीनियर सिटीजन कौन होता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल। रेसिडेंट मतलब OR, ये NOR है, इसलिए ये 2.5 लाख में ही जाएगा। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। 10 बार मैं कहता था आपको ये कि केवल रेसिडेंट ही सीनियर बन सकते हैं। रेसिडेंट मतलब सिंपली रेसिडेंट लिखा हो तो कौन से रेसिडेंट? ऑर्डिनरी। ये ऑर्डिनरी है ही नहीं, इसलिए 2.5 लाख की रेट ही लगेगी। तो 182,950 आपका टैक्स बना, रेगुलर टैक्स, पर अपन को मिनिमाइज टैक्स चाहिए। तो मजबूरी का नाम है कि अब आपको 115 BAC का भी टैक्स निकालना पड़ेगा। अब 115 BAC के लिए पहले इनकम निकालते हैं, 115 BAC की। तो पहले टोटल इनकम बोलिए कितनी थी हमारी, 2168,200।
अब क्या करना है, फटाफट से ढूंढो। इस पूरे क्वेश्चन में टोटल इनकम निकालते वक्त ऐसा कोई डिडक्शन है जो नहीं मिलना चाहिए इस इनकम में, ढूंढ के बताओ। टोटल इनकम आपने अभी निकाली, देखो उस फॉर्मेट को और चेक करो, ऐसा कोई डिडक्शन है जो नहीं मिलना चाहिए था। एक नहीं मिलना चाहिए, केवल एक, 80C वाला। 115 BAC में 80C का नहीं ले पाओगे आप। कितना लिया था अभी 80C का आपने इस इनकम के लिए निकालते वक्त? 80,000। तो 80,000 को ऐड कर दो, ये आएगी 115 BAC की टोटल इनकम, जो कि है 22,48,200। अब इसमें 115 BAC का टैक्स लगाओ, तो 115 BAC का टैक्स कैसे नहीं लेगा, पहले वही अलग कर दो। 18 लाख, तो 18 लाख तो अलग होने ही है स्पेशल वाले। 18 में से वापस से वही एक एग्जेम्प्ट होंगे, 17 पे टैक्स बनेगा 10%, एक 70। स्पेशल इनकम का टैक्स नॉर दोनों ही जगह सेम आएगा, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आता। और बची हुई आपकी कमाई रह गई है 22,48,200 में से 18 चले गए तो क्या बचे? 4,48,200। और 4,48,200 पे आप लगाओगे वो 115 BAC वाली स्लैब रेट है, तो उसके हिसाब से अगर जाओगे तो पहले 2.5 लाख अलग, और क्या बच रहा है रिमेनिंग नंबर? जो भी बच रहा है बेटा क्या, यानी रिमेनिंग नंबर जो बच रहा है कितना, एक बार टाइप करके भेजो ना। 198200, और इसका बनेगा 5%, जो कि आएगा 9910। ठीक है, और इन दोनों की टोटल हो जाएगी, और ज्यादा ही आ रहा है, मैं आगे कर ही नहीं रहा हूं। अरे ये ज्यादा आएगा, साफ दिख गया अब तो, ऊपर वाला 5910 पे रुक रहा था, आगे मेहनत क्यों करूं 4 जगह निकाल के माथा उड़ी। तो अल्टीमेटली बेनिफिशियल आपका यही है, तो फाइनली आपका जो टैक्स आएगा वो यही बनेगा 182,182,950। क्या बात समझ में आ गई? मैं आगे अब कट नहीं कर रहा क्योंकि आने नहीं वाला था कुछ मतलब। तो फाइनली इसमें आंसर आ जाएगा आपका ए 182,950। तो ये है आपका MCQ 125। 4-5 MCQ है जो चारों छोटे मोटे हैं, तो फटाफट से 15 मिनट में करते हैं। 6th MCQ TDS का रिलेटेड। चलिए 6 में क्या दिया हुआ है, मिस्टर टी इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंट भी है, डिविडेंड इनकम कमाई है 4500 की, इंडियन कंपनी से। बेटा लास्ट ईयर तक तो डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता था, पर आपके साल से पता है डिविडेंड क्या हो चुका है, टैक्सेबल। डिक्लेयर हुआ 1/10/20 को, कैश में पे हुआ मिस्टर टी को। आपको बताना है कि डिविडेंड पे क्या टैक्स इंप्लीकेशन आएगा। अब देखो बेटा ध्यान से, चारों ऑप्शन में पढ़ो। पहला ऑप्शन कह रहा है डिविडेंड इज टैक्सेबल, सेकंड कह रहा है डिविडेंड इज टैक्सेबल, थर्ड भी कह रहा है डिविडेंड इज टैक्सेबल, चौथा कह रहा है डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट। तो चौथा ऑप्शन तो पिक्चर से बाहर है। अब बचे 3 ऑप्शन, अब आप ढूंढिए 3 ऑप्शन में से क्या सही ऑप्शन। आपको पता है डिविडेंड पे कंपनियां TDS काट के देगी आपको। TDS वाला चैप्टर है, अगर आपके पास नोट्स है तो कॉपी खोलिए, सेक्शन 194। TDS पे डिविडेंड कटेगा, क्या रेट से कटेगा चेक करिए। TDS 10 और 7.5। 7.5 कब से हुई है, तारीख बताइए, 7.5 कब से हुई है? 14 माह जो भी है ना, और यहाँ पे तारीख पड़ी है, कौन सी तारीख है, 1/10 है। तो इसीलिए जो TDS की रेट कटेगी वो कौन सी वाली कटने वाली है, 7.5। पर उसी के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर डिविडेंड का अमाउंट 5,000 तक का होता है तो TDS नहीं कटता है, बोलिए ना, याद है? हाँ, तो अब यहाँ पे हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो 7.5 वाला ये सही लगता है, और एक ये वाला भी सही लगता है, सी डिविडेंड टैक्सेबल है, पर इंडियन कंपनी को TDS नहीं काटना क्योंकि अमाउंट 5,000 से नीचे है। पर याद करो
उस 5,000 में मैंने एक पॉइंट बोला था कि 5,000 का वो एग्जामिशन टीडीएस में तभी मिलेगा जब अकाउंट पे ही चेक वगैरह से पेमेंट किया जाता है। और यहाँ पे आप देखो डिविडेंड का पेमेंट कैसे हो रहा है, पढ़ो अच्छी तरह से। तो इसलिए वो 5,000 वाला बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब भले डिविडेंड का अमाउंट 4500 है, 5,000 से नीचे है, तो भी कंपनी टीडीएस काटेगी। और टीडीएस काटेगी तो कौन सी रेट से काटेगी? 7.5। तो इसलिए जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका ए वाला। अगेन अमेंडमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू। तो ए ऑप्शन सही है। डिविडेंड टैक्सेबल होगा टी के लिए, और इंडियन कंपनी को टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 7.5। अगर ये बेटा कैश की जगह चेक से पेमेंट हो जाता 45 होगा, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही करते? सी वाला। चलिए 7वां एमसीक्यू भी अमेंडमेंट का है। मैं पढ़ता नहीं हूं, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। रिटर्न वाले चैप्टर खोल लीजिए अपने नोट्स में। रिटर्न की ड्यू डेट क्या थी? 31 जुलाई, 31 अक्टूबर। चेक करना 31 अक्टूबर तक किस किस को रिटर्न भरना है, एक बार देख के बोलिए। तो कॉपी की देख के बोल दीजिए फटाफट से। कंपनियों को, जो भी बंदा टैक्स ऑडिट कराएगा उसको। यस नो ही लिख दो यार, मैं बोल रहा हूं तो। उनकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर थी। और एक और, अगर फर्म का ऑडिट हुआ है तो उसके पार्टनर भी 31 अक्टूबर तक भरेंगे। यस नो देख बोल दीजिए। यहां पे आपके सामने वही क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। मिस्टर एक्स वर्किंग पार्टनर है, मिस्टर वाई नॉन वर्किंग पार्टनर है एक फर्म के। फर्म कौन सी वाली है? जिसका टैक्स ऑडिट हुआ है। तो आपको बताना है एक्स और वाई को अपना रिटर्न कब तक भरना है, उनकी ड्यू डेट बतानी है। तो क्योंकि फर्म का टैक्स ऑडिट हो रहा है और टैक्स ऑडिट वाली फर्म के पार्टनर एक्स और वाई, तो इसीलिए उनको भी अपना रिटर्न 31 अक्टूबर तक भरना है। यानी कि आपका आंसर होने वाला है बी, 31 अक्टूबर तक एक्स और वाई को अपना रिटर्न भरना जरूरी है। अब चाहे पार्टनर वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ध्यान रख लेना। ये अमेंडमेंट है क्योंकि लास्ट ईयर तक वर्किंग पार्टनर तो 31 अक्टूबर तक भरते थे और नॉन वर्किंग 31 जुलाई तक ही भरते थे। पर इस ईयर से इन्होंने बोल दिया एनी पार्टनर। तो फर्म के, अगर फर्म का टैक्स ऑडिट हो रहा है तो उसके कोई भी पार्टनर हो, चाहे वर्किंग चाहे नॉन वर्किंग, अपना रिटर्न फर्म की ड्यू डेट तक ही भरेंगे। क्योंकि फर्म टैक्स ऑडिट वाली है तो उसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, तो पार्टनर की भी ड्यू डेट 31 अक्टूबर ही होगी। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर अर्पित एन एम्प्लॉय ऑफ एमएनओ लिमिटेड। ये बेटा ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे आपको अपनी शीट में करा रखे हैं, याद है? 80C, CCC, CCD1 का मिलाकर छूट 1.5 लाख का हो सकता है, पर अगर जुगाड़ बिठाना हो तो कैसे करना है, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है जो आपकी शीट में भी है। तो ये क्वेश्चन मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूं, आप खुद मेहनत करिए इसको आंसर निकालने के लिए, क्योंकि शीट में है ये क्वेश्चन ऑलरेडी। 9th वाला मैं करा रहा हूं अब अगला। ए बिल्डिंग वॉज अक्वायर्ड ऑन 1495, 20 लाख में खरीदी। 1401 के पहले की बिल्डिंग है, 80 लाख में बेच दी 1/6/20 को। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ट्रांसफर के दिन की 85 लाख है, बेची 80 पे, स्टाम्प वैल्यू 85 लाख है। पर स्टाम्प वैल्यू को सेल प्राइस तभी मानेंगे जब 110% का क्राइटेरिया हो जाए। चेक करो 80 लाख का 110% कितना होता है? उससे कम है स्टाम्प वैल्यू, तो सेल प्राइस 80 लाख ही लेनी है पहली चीज। 1401 के दिन बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू आपकी 25 लाख है और स्टाम्प वैल्यू उसी दिन की 22 लाख है। जो सेम अभी एडजस्टमेंट करा अमेंडमेंट, वही वाला काम आएगा। तो वापस से आपको निकालना है कैपिटल गेन बिल्डिंग पर। क्वेश्चन ये है, कैपिटल गेन का नेचर लॉन्ग टर्म होगा, आपको पता ही है। तो सबसे पहले आपको चाहिए सेल कंसिडरेशन। बताओ क्या रखोगे सेल प्राइस? 80 लाख रख दी, माइनस करोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ढूंढिए कॉस्ट क्या रखोगे, जल्दी बताइए, आप बताइए। 22 लाख बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं समझा नहीं रहा क्योंकि अभी तो अपन ने क्वेश्चन में यूज करा था इसको। तो 22 लाख इंटू 301 डिवाइड बाय 100 कितने आ गए? 66,22,000। कितना है आंसर? 13,78,000 ये आंसर है। सारे एमसीक्यू में अमेंडमेंट यूज कर रहे हैं। 10th बच्चों का क्वेश्चन है, आप खुद बताओगे। एमसीक्यू आंसर देखे बिना आपको आना चाहिए। तो मिस्टर विकास
रिसीव ए गोल्ड रिंग ऑफ 60,000 ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स वेडिंग फ्रॉम हिज फ्रेंड विष्णु। बताइए विकास के लिए 60,000 की गोल्ड रिंग टैक्सेबल के नॉट टैक्सेबल? गिफ्ट टैक्सेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी है, 50 से ऊपर है, दोस्त से मिल रही है, और विष्णु की शादी, विकास की शादी नहीं है, बेटी की शादी में मिली, तो विकास के लिए 60,000 टैक्सेबल। विष्णु ने एक गोल्ड चेन काव्या को भी दी, जो विकास की बेटी है, मतलब जिसकी शादी है उसको भी गोल्ड चेन दी। कितने रुपए की? 80,000। आपको बताना है दोनों गिफ्ट विकास और काव्या के लिए क्या होंगे। तो बताइए विकास के लिए तो टैक्सेबल, काव्या के लिए एग्जेम्प्ट। बताओ क्यों एग्जेम्प्ट काव्या के लिए? मैरिज में मिल रहा है। तो हमारा आंसर आ चुका है। क्या आंसर है इसका, ढूंढना तो। ये आंसर है सी। वैल्यू ऑफ गोल्ड रिंग इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ विकास, बट वैल्यू ऑफ गोल्ड चेन इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ काव्या। डन है क्या? तो बाकी सारे सब्जेक्टिव हैं, सॉल्ड ही हैं, तो आप वो ट्राई करेंगे और आरटीपी निपटा लेंगे। ये वाली आज ही निपटा लेना, इनकम टैक्स की आरटीपी तो, और जीएसटी की आरटीपी अपन बता देंगे कब डिस्कस करते हैं। तो बेटा प्लीज़ कर लेना, हाथ जोड़ के गुजारिश है। और जो भी बच्चे बाद में देखें वो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना इस बार। इतनी मेहनत करने के बाद आप कुछ करते नहीं हैं, बहुत गलत बात है। चलिए ओवर करते हैं, थैंक यू।